Yeah, yeah. So hi guys, good morning. Today we are going to start with the revenue. The revenue standard IFRS 15, revenue from contract with customer. We are going to start IFRS 15, revenue from contract with customer. Okay, yeah. So in this, we see a number of elements, a five-step approach. We see a contract cost. We see a presentation, how we present the revenue in the statement of financial position, and the what disclosure note we have to show what disclosure. Okay. Okay, let's start with an IFRS 15, revenue from contract with customer. Okay, so before I proceed, like I want to ask, like what you mean by revenue? Revenue क्या होता है? Revenue क्या? एक business के एक sales जो एक normal trading activity से sales generate होता है, in sales generate होता है, उसे क्या अपन बोलते हैं? Revenue. I hope like it is an easy like what is my revenue? Revenue is sales. That's it. That we generate from an entity normal trading activity. Okay, normal trading activity. फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओके और रेवेन्यू को किधर प्रेजेंट करते हैं रेवेन्यू को अपन किधर शो करते हैं रेवेन्यू को अपन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं ओके एज अ एट द टॉप पे ठीक है नेक्स्ट so then we will see a revenue recognition okay so revenue recognition so IFRS 15 revenue from contract with customer ने रेवेन्यू रिकग्निशन करने का एक क्राइटेरिया दिया है जिसे बोलते हैं 5 स्टेप अप्रोच जो है 5 स्टेप तो 5 स्टेप अपने को फॉलो करना देता है रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के ओके तो ये 5 स्टेप्स अभी मैं एक बार जस्ट वो रीड कर दे रहा हूँ उसके बाद में ईच एंड एवरी स्टेप में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ ओके तो ओके जस्ट रीड एंड जस्ट मैं आपको रीड कर दे रहा हूँ एक ऊपर ऊपर से ना एक ओवरव्यू भी दे दे रहा हूँ देन अपन उसको एकदम डिटेल में लिखेंगे और अपन एक एग्जांपल भी करेंगे इसके एकदम रिलेटेड तो अपने को अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि क्या बोलना चाह रहा है ओके तो फर्स्ट क्या बोल रहा है ये 5 स्टेप अप्रोच फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहता है पहले रहता है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना है किसके बीच में अपने बीच में मतलब अगर बिजनेस बिजनेस के बीच में और अगर कस्टमर के बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है तो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट करना है आइडेंटिफाई करना है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है ओके रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए 5 स्टेप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं अपन और 5 स्टेप्स अप्रोच कर रहे हैं और जो फर्स्ट स्टेप है वो आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है ओके और आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना रहता है कि अपने को कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करना जो अपने लाइक बिजनेस और लाइक और ये कस्टमर के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद सेकंड स्टेप में अपने को क्या करना रहता है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन द कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट में अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है पर अपना ऑब्लिगेशन क्या है ऑब्लिगेशन मतलब समझता ना ऑब्लिगेशन मतलब क्या अपना ड्यूटी ड्यूटी हाँ ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी लाइबिलिटी और आई कैन से लाइबिलिटी और कैन आई से ड्यूटी और या ऑब्लिगेशन कुछ भी बोल सकते हैं सो वो कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन क्या है अपना ऑब्लिगेशन क्या है जो फुलफिल करना पड़ेगा अपने को इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू ओके इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज सेल्स ओके तो आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में अपना एक ही ऑब्लिगेशन रहे एक कॉन्ट्रैक्ट में अपना 2 ऑब्लिगेशन होता है 3 हो सकता है बहुत सारे ऑब्लिगेशन हो सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में तो सब ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना कि ये कॉन्ट्रैक्ट है इसमें मेरा 2 ऑब्लिगेशन है 2 ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना फॉर एग्जाम्पल देन सेकेंड है डिटरमाइन ट्रांजेक्शन प्राइस देन अपने को ना वो कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करना जो फुल पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जो अपना उसका कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन करना कि ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है ओके एंड फोर्थ स्टेप है एलोकेट द ट्रांजेक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट allocate the transaction price to the performance obligation in the contract ओके सो अपन ने ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट का ये कॉन्ट्रैक्ट का ट्रांजेक्शन प्राइस ये है अब उसके अंदर बहुत सारे दो समझ लो फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है राइट 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर एग्जाम्पल 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है से एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि आपको गुड्स ट्रांसफर करना है मतलब कस्टमर को और सेकंड क्या ऑब्लिगेशन है आपका वो कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको उसको सर्विस भी प्रोवाइड वारंटी प्रोवाइड करना कुछ के लिए 1 साल की वारंटी प्रोवाइड करना ये आपका सेकंड ऑब्लिगेशन तो आपने ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन किया उसके बाद वो ट्रांजेक्शन प्राइस को ना स्प्लिट करने का दोनों दोनों जो 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है ना एक तो अपन वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और एक तो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों जो ट्रांजेक्शन प्राइस को स्प्लिट करने का जो अपन वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं और जो अपन गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों को स्प्लिट करने का ठीक है ये करते हैं वो ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करते हैं दोनों ऑब्लिगेशन से ठीक है लास्ट स्टेप क्या है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज व्हेन द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड
फिर अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, जो लास्ट स्टेप है उसमें अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब अपन ने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, जो अपना ड्यूटी था वो अपन ने मीट कर लिया। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसफर कर दिया कस्टमर को, कस्टमर को ने गुड्स रिसीव कर लिया, तो मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मीट कर लिया। तो मैंने जो मैंने ट्रांजेक्शन प्राइस जो मैंने एलोकेट किया रहेगा एज अ गुड्स को, वो गुड्स का मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दूंगा। और सर्विस सर्विस को मैंने एक साल के लिए दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल सर्विस को मैं एक साल के लिए उनको दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन प्राइस जो रहेगा, जो मैंने सर्विस को एलोकेट किया ना, वो मैं अभी नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। क्यों? क्योंकि सर्विस तो एक साल तक देना है ना, वो मैंने अभी तक उनको सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, पर वो तो एक साल बाद में वो सर्विस का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, सर्विस का जो भी रेवेन्यू रहेगा ना, वो मैं एक साल बाद रिकॉग्नाइज करूंगा। ठीक है, यह होता है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। Okay, let's see one example. So we have a better grip over these 5 steps. Okay, so let's start. So first क्या है? On 1st December 2001, Wade received an order from a customer for a computer as well as 12 months of technical support. तो आप देख सकते हैं इधर पे एक वार्ड जो कि अपन वार्ड है, रिसीव अपने ऑर्डर रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर फ्रॉम अ कंप्यूटर एज वेल एज 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। तो अपन अपने को ना दो चीज का ऑर्डर आया, एक तो कंप्यूटर प्रोवाइड करना है और एक तो 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो यू कैन सी लाइक ये कॉन्ट्रैक्ट है अपना वेड और कस्टमर के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? कंप्यूटर और 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट हो गया अपना। अब सेकंड क्या था? आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, तो आप यू कैन सी लाइक देयर इज अ टू ऑब्लिगेशन। एक तो क्या है, एक तो अपने को कंप्यूटर प्रोवाइड करना है और सेकंड क्या, अपने को 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो ये दो ऑब्लिगेशन अपन ने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि दो ऑब्लिगेशन क्या है। अब अपने को क्या करना है? डिटरमाइन द ट्रांजेक्शन प्राइस। तो लेट्स सी ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है। तो वेट डिलीवर द ओके या द कस्टमर पेड 420 अप फ्रंट। द कस्टमर पेड 420 अप फ्रंट। ओके, द कस्टमर क्या कर रहा है? द कस्टमर पेड 420 अप फ्रंट। तो कस्टमर पे कितना कर रहा है अपने को? 420 पे कर रहा है। तो ये क्या अपना ट्रांजेक्शन प्राइस है। ये क्या अपना ट्रांजेक्शन प्राइस, अपने ट्रांजेक्शन प्राइस भी डिटरमाइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट से क्या है। ओके, अब अपने को क्या करना है? ये ट्रांजेक्शन प्राइस है जो कि 420, इसको स्प्लिट करना है अपने को दो ऑब्लिगेशन, जो कंप्यूटर एंड 12 मंथ ऑफ टेक्निकल सपोर्ट। तो इधर क्या लिखा है? अगर अपन इफ सोल्ड अगर अपन इसको इंडिविजुअली सोल्ड करेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कंप्यूटर और कितना है? 300 है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टेक्निकल सपोर्ट कितना है? 120। दोनों का टोटल कितना होता है? 300 प्लस 120, 420। तो अपन ने ट्रांजेक्शन प्राइस को भी, ये जो ट्रांजेक्शन प्राइस है 420, इसको एलोकेट कर लिया। एक को 300 एलोकेट किया, एक उसको 120 एलोकेट किया। अगर आप इसको इंडिविजुअल बेचते तो उसको 300, कंप्यूटर को $300 में बेचते और सर्विस को 120, तो अपने स्प्लिट कर दिया। ओके ओके, ये भी अपना ये वाला भी अपने फोर्थ कंडीशन में मीट कर दिया, ट्रांजेक्शन प्राइस एलोकेट किया। अब फिफ्थ कंडीशन क्या? रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। अब अपने को रेवेन्यू कभी रिकॉग्नाइज करना, अब अपन ये देखेंगे कब अपने को रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना। ओके, तो ये अपने को देखना है। तो इधर पे अपन ने सब पॉइंट रीड कर ली, सिर्फ ये पॉइंट अपना इतना इतना पॉइंट बचा रीड करना, वो रीड करते हैं। तो वेट डिलीवर द कंप्यूटर वेट डिलीवर द कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट लीगल टाइटल टू द कस्टमर ऑन द सेम डेट। सेम डे मतलब कभी 1 दिसंबर 2001 को, सेम डे मतलब 1 दिसंबर। तो अप्लाई द 5 स्टेज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर IFRS 15 to determine how much revenue Wade should recognize in the year end 31st December 2001. Okay, so कितना क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5 स्टेप अप्रोच आप रिकॉग्नाइज इस पे अप्लाई करिए IFRS 15 का, और बताइए कि 31 दिसंबर 2001 को मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूं। और ओके, और अपने सेल कभी किया था 1 दिसंबर 2001 को, और अपने को बताना है कि 31 दिसंबर 2001 को कितना रिकॉग्नाइज करूँ, ये सब को कर कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या आप रेवेन्यू अपन रिकॉग्नाइज करेंगे? अपन ने क्या किया है? वेट को डिलीवर कर दिया अपन ने कंप्यूटर एंड ट्रांसफर इट लीगल टाइटल। तो अपन ने 1 दिसंबर को ही वेट को अपन ने डिलीवर कर दिया था, कंप्यूटर भी ट्रांसफर कर दिया था और उसका लीगल टाइटल भी ट्रांसफर कर दिया था। ओके, तो ओके मैं एक्सेल शीट मेरा ओपन करता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो अब तो अपन ने क्या बोलते हैं, अपन ने इसको कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया, कंप्यूटर ट्रांसफर कर दिया, उसका लीगल टाइटल ट्रांसफर कर दिया। मतलब इन शॉर्ट में बोल सकता मैंने अपन ने गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो गुड्स ट्रांसफर कभी किए 1 दिसंबर 2001 को। ओके, तो ओके, तो मैं कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा इस दिन? 420 का। ओके ओके, और फिर अभी और ये क्या 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट में कभी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ? एक साल बाद ही रिकॉग्नाइज करना। तो एक साल बाद ही पूरा 12 मंथ का
रिकग्नाइज कर सकता, राइट, क्योंकि मैंने 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट, एक साल बाद मैं पूरा रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। बट ऐसा नहीं कि मतलब एक साल बाद, ऐसा नहीं कि इकट्ठा मेरे को एक साथ में 12 मंथ का ही रिकग्नाइज करना है, एक एक मंथ का भी मैं कर सकता हूँ, ये भी एक मंथ का कर दूंगा, फिर एक मंथ का, फिर एक महीने बाद मैंने परफॉर्म, मैंने 12 मंथ का मेरा ऑब्लिगेशन है, ठीक है, 12 महीने तक मेरे को उसको सर्विस प्रोवाइड करना है, मैंने एक महीने का सर्विस प्रोवाइड कर दिया, अब मैं एक महीने का भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 3 महीने पे मैंने ये कर रहा हूँ, ये प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, मैं 3 3 महीने पे रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। 6 मंथ पे कर रहा हूँ तो 6 मंथ पे ये रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। अब तो मेरे ऊपर है, एक दिन के बाद भी कर सकता हूँ 365 को डिवाइड करके, ओके, कुछ में नॉट एन इशू। तो मैंने, और अब मेरा ये 300, तो 300 है, राइट, सॉरी यहाँ इधर मेरा 300 आएगा, तो 300 में अब मैंने क्या किया, कंप्यूटर प्रोवाइड किया उसको, ओके। एंड सेकंड क्या है, अब 31 दिसंबर को रिकग्नाइज करना है, तो 31 दिसंबर 2001, तो 31 दिसंबर को मतलब तक मैंने एक महीना हो गया, मैंने 1 दिसंबर को कंप्यूटर ट्रांसफर किया, और एक महीने के लिए मैंने, एक साल के लिए मैंने तो टेक्निकल सपोर्ट दिया, तो 31 दिसंबर को एक महीना मेरा पूरा हो गया। तो अब एक महीने का मैं क्या करूँगा, टेक्निकल सपोर्ट का रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा। तो मेरा मेरा 12 मंथ का टेक्निकल सपोर्ट का चार्ज कितना है, 120 है, तो इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड करेंगे, फिर इंटू एक महीने का कितना होता, कितना होता है 10। ये क्या है मेरा टेक्निकल सपोर्ट, ओके, टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो मैं 31 दिसंबर 2001 को कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज करूंगा, कितना, 310, ठीक है, ओके। लेट्स सी द आंसर क्या है। तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर लिया कि एग्रीमेंट बिटवीन वेड है इसके कस्टमर्स के फॉर द गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। फिर टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी आइडेंटिफाई कर लिया, परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर है, टेक्निकल सपोर्ट है, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन कर लिया जो कि 420 है, ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट कर दिया जो कि 300 है और 120 है, ठीक है। रेवेन्यू भी रिकग्नाइज कर दिया मैंने, तो कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज किया, तो रेवेन्यू को रिकग्नाइज किया कितना, द टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड ओवर अ टाइम, सो द रेवेन्यू एलोकेटेड टू द रेवेन्यू भी रिकग्नाइज ओवर अ टाइम। तो 31 दिसंबर 2000 को रेवेन्यू ऑफ $10 शुड बी रिकग्नाइज फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, ओके। तो 300 मैंने रिकग्नाइज किया था 1 दिसंबर 2001 को, और मैंने 31 दिसंबर को मैंने कितना रेवेन्यू रिकग्नाइज किया, $10 का, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, ओके। सो हो गया मेरा, ठीक है। तो आई होप यू गाइस हैव लाइक लर्न, यू गेट गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट क्या 5 स्टेप अप्रोच क्या होता है, क्यों दिया है। अब अपन एक ईच एंड एवरी प्रोसेस को थोड़ा और डीप पे समझेंगे, ठीक है, और डीप में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो अपन कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने देखा था कॉन्ट्रैक्ट, अपन ने इधर देखा था कि इसके बीच में हो रहा वेड एंड कस्टमर, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो इधर पे एक इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में किसी का राइट्स रहेगा और किसी का ऑब्लिगेशन रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, राइट्स होता है और ऑब्लिगेशन होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो ये रेवेन्यू रिकग्निशन का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट नीड टू बी रिटन, यू कैन डू, इधर ओरल भी होना चाहिए, कैन बी ओरल भी हो सकता है, ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, या फिर रिटर्न भी हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी शुड बी रिटर्न, ओके। Then next क्या है, an entity can only account for revenue from a contract if it meet the following condition criteria, okay। so ये क्या बोल रहा है कि अगर बिजनेस को रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज करना चाहिए जब ये 4 कंडीशन ना मीट हो, जब बिजनेस को रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज करना चाहिए जब ये 4 कंडीशन मीट हो। इधर पे अपन ने क्या बोला कि रेवेन्यू कभी रिकग्नाइज करते हैं अपन, जब अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपन ने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना, अपने ड्यूटी अपना प्रोवाइड किया, तो अपने को रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए। 5 स्टेप पे अपन ने देखा था। अब कौन, अब ये स्टेप 1 में अपन थोड़ा और कंडीशन लिखेंगे, इसमें क्या कंडीशन है कि थोड़ा और कंडीशन, एडिशनल कंडीशन है कि अगर एंटिटी को रेवेन्यू तभी रिकग्नाइज करना चाहिए जब ये 5 कंडीशन मीट हो, मतलब ये सॉरी ये 4 कंडीशन मीट हो। तो फर्स्ट कंडीशन है कि द पार्टी हैव अप्रूव द कॉन्ट्रैक्ट एंड ईच पार्टी राइट कैन बी आइडेंटिफाइड। तो दोनों पार्टी, फॉर एग्जांपल अस, लाइक वी आर बिजनेस, तो वी वी द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वी my ourselves and the customer both have approved a contract and both have willingness to enter into a contract and both have approved a contract, so the each party right can be identified, okay। तो वो कॉन्ट्रैक्ट में मेरा राइट भी आइडेंटिफाई होना चाहिए और मेरा ऑब्लिगेशन भी आइडेंटिफाई होना। मेरा राइट्स क्या है कि मेरे को पैसा मिलना चाहिए मेरे कस्टमर से, और मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, मेरे को गुड्स ट्रांसफर करना चाहिए। ये मेरा राइट्स है और ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये ऐसा दोनों पार्टी के केसेस में दो। और कस्टमर के केस में क्या रहेगा, कस्टमर के केस में उसका राइट क्या रहेगा, गुड्स रिसीव करना है, उसका ऑब्लिगेशन क्या है, उसको
पैसा ट्रेन पेमेंट करना है, ये उसका ऑब्लिगेशन। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन मीट होना चाहिए। सेकंड क्या है, पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाई, पेमेंट टर्म्स होना चाहिए, मतलब भी कैसा पेमेंट करने वाला, कैश देने वाला, क्रेडिट देने वाला, क्रेडिट देने वाला है तो कितने महीने पे देने वाला है, या फिर नॉन कैश देने वाला, मतलब कैश नहीं देगा, कैश के बदले कुछ और देगा, फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स देगा, ये होता है, ये देने वाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और कुछ भी हो, मतलब पेमेंट टर्म्स आइडेंटिफाई होना चाहिए, मतलब आप गुड्स दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा वो सब कंडीशन, वो सब होना चाहिए कि कैसा मिलने वाला पेमेंट वगैरह आपको, तो पेमेंट टर्म्स कैन बी आइडेंटिफाई। थर्ड है द कॉन्ट्रैक्ट एज अ कमर्शियल ऑप्शन, ये कमर्शियली होना चाहिए, बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए। एंड थर्ड एंड फोर्थ क्या, इट इज प्रोबेबली दैट द एंटिटी विल बी पेड, प्रोबेबल रहना चाहिए कि एंटिटी को पैसा मिलेगा, मतलब अस लाइक बिजनेस लाइक हमको पैसा मिलेगा, अपन गुड्स बेचेंगे तो पैसा अपने को मिलेगा, ये चीज प्रोबेबल होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोबेबल मतलब क्या, 75 और मोर परसेंटेज का प्रोबेबिलिटी रहता है तो उसे प्रोबेबल बोलते हैं, ठीक है। 75% और मोर रहता तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबल है। प्रोबेबिलिटी जब 75% या उससे ज्यादा रहता तो अपन बोलते हैं कि हाँ ये चीज प्रोबेबल है, प्रोबेबल, ये वर्ड प्रोबेबल। ओके, या ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये ठीक है। अलूना हैज अ ईयर एंड क्या, 31 दिसंबर 2001 का ईयर एंड है, 31 दिसंबर 2001 है। ऑन 30 सितंबर 2001 को अलूना साइन अ कॉन्ट्रैक्ट to provide them with the assets on 31st December. Okay, and control over the asset passes to the customer on 31st। तो 30 सितंबर के में अलूना और उसके कस्टमर ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि वो एक अलूना एक एसेट प्रोवाइड करेगी, कभी प्रोवाइड करेगी, ऑन 31 दिसंबर को। और कंट्रोल कभी ट्रांसफर होगा, 30, एसेट प्रोवाइड करेगी 31 को, तो कंट्रोल भी उसी दिन पास होने वाला 31 दिसंबर को ही। कस्टमर क्या करेगा, पे करेगा कितना, 1 मिलियन पे करेगा, कभी पे करेगा, नेक्स्ट ईयर 30 जून 2002 को, नेक्स्ट ईयर 30 जून 2002 को। बट जब बाय 31 दिसंबर 2000, बट क्या हुआ, बाय 31 दिसंबर 2001 एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक क्लाइमेट, ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ, फॉर एग्जांपल ले लो कोविड 19 हो गया, ऐसा एक एग्जांपल ले लो कि कोविड 19 हो गया बाय 31 दिसंबर 2001, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द इकोनॉमिक क्लाइमेट, Aluna did not believe that it was probable that it will collect the consideration that it was entitled to. So because 31 दिसंबर को बलूना क्या लगा है, उसने गुड्स तो ट्रांसफर कर दिया, ओके, एसेट्स तो ट्रांसफर कर दिया, अब उसे क्या लग रहा है, 31 दिसंबर को उसने एसेट ट्रांसफर कर दिया, अब उसे क्या लग रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसा आ गया ना कि उसे लगता नहीं कि पेमेंट रिसीव होने वाला है, तो क्या करेगी, तो क्या कर सकते हैं, therefore the contract cannot be accounted for and no revenue should be recognized। okay, तो अब उसे क्या लग रहा है कि पैसा मिलने वाला नहीं है, तो उसे वो जो कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू अपन रिकग्नाइज नहीं कर सकते हैं, क्यों, इधर पे ये कंडीशन नहीं मीट हो रहा कि इट इज प्रोबेबल दैट द एंटिटी विल बी पेड, ये वाला कंडीशन है, ये वाला, ये मीट नहीं हो रहा है। अगर ये मीट नहीं हो रहा है तो अपन नहीं रिकग्नाइज करना है कि ये चारों कंडीशन मीट होना चाहिए। हाँ, ये चारों कंडीशन मीट होना चाहिए रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के लिए। बोथ पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूव किया रहना चाहिए, पेमेंट्स का टर्म आइडेंटिफाई होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस पर्पज के लिए होना चाहिए, और पेमेंट भी प्रोबेबल रहना चाहिए, चारों कंडीशन मीट होगा तभी रेवेन्यू रिकग्नाइज करते हैं। या या सेकंड, अब अपन सेकंड स्टेप पे आते हैं। आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या सेकंड स्टेप है कि हमें जो जो कॉन्ट्रैक्ट में जो दो ऑब्लिगेशन है, फॉर एग्जांपल जो जितने भी ऑब्लिगेशन रहते हैं उसे आइडेंटिफाई करना रहता है, ठीक है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर को सबने उसने एग्जाम्पल दिया है कि 5 साल का ये सब एग्जाम्पल्स है। तो मैं ऑलरेडी अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर कवर किए हैं, तो मैं भी इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो तो ये मैंने बोला था, पहले ही बोला कि कॉन्ट्रैक्ट रहता है, कॉन्ट्रैक्ट में अपने को क्या क्या ऑब्लिगेशन रहता है, और कितने सारे ऑब्लिगेशन है सबको आइडेंटिफाई करना रहता है, बस। ओके, अब ये उससे रिलेटेड ये है, थोड़ा ये थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए मैं ये कवर कर रहा हूँ। Okay, the principal and agent, an entity must decide the nature of each performance obligation. An entity must decide the nature of each performance obligation. Okay, एंटिटी को डिसाइड करना रहता है, चाहिए रहता कि जो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन का नेचर क्या है, नेचर क्या है। सो दिस माइट बी, इधर उसका नेचर ऐसा भी हो सकता है
कि जो कस्टमर है, जो मतलब सॉरी फॉर एग्जाम्पल आपन है, गुड्स आपन ने ट्रांसफर कर रहा है, गुड्स सॉरी ऐसा हो सकता है, फर्स्ट सिचुएशन ये हो सकता है कि गुड्स मेरा है और मैं गुड्स ट्रांसफर करूंगा किसको, कस्टमर को। एक ये सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। या फिर सेकंड सर्कमस्टेंसेस ये हो सकता है कि गुड्स मैंने ट्रांसफर करूंगा, मैं एज अ एजेंट काम कर रहा हूँ, गुड्स कोई और ट्रांसफर करेगा और मैं जो प्रिंसिपल है और जो कस्टमर है उसके बीच में मैं एज अ एजेंट हूँ, काम कर रहा हूँ, तो गुड्स मेरे कंट्रोल में नहीं हो सकता है। ओके, तो दो सिचुएशन हो सकता है। तो अगर हाँ, तो दो सिचुएशन हो सकता है, एक में ऐसा हो सकता है कि मैं ही प्रिंसिपल हूँ, एक में हो सकता है कि मैं एजेंट हूँ। ओके, कि जो गुड्स ट्रांसफर होने वाला है वो मेरे बिहाफ में मैं नहीं करने वाला, मेरे कोई और करने वाला है। ओके, तो वो एजेंट हो सकता है। तो प्रोवाइड द स्पेसिफिक गुड्स और सर्विस इटसेल्फ, लाइक एज अ मैं कुछ गुड्स ट्रांसफर करूँ एज अ प्रिंसिपल बन के, टू अरेंज फॉर अनदर पार्टी, किसी और को मैंने अरेंजमेंट किया कि भाई तू ये बंदे को, ये कस्टमर को गुड्स प्रोवाइड कर दे, टू अरेंज फॉर अनदर पार्टी टू प्रोवाइड ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर इफ तो फॉर देन ये क्या हो जाऊंगा, ये केस में मैं एजेंट हो जाऊंगा। अगर मैं बट हाँ, बट अगर मैं एजेंट रहूंगा तो मेरे को रेवेन्यू कैसा रिकग्नाइज करना रहेगा, एजेंट जो मैं फी एंटाइटल रहेगा ना, जो मुझे फी मिलने वाला रहेगा ना एज एजेंट में कब वर्क कर रहा हूँ। अरे यार होता है ना रेफरल फी, होता है ना किसी को रेफरल वगैरह देते, तो रेफरल फी होता है ना, वो उसमें क्या ओपन रहते हैं, एजेंट ही काम करते हैं ना, रेफरल दे रहे हैं अपन किसी को। तो अगर ना तो कुछ ऐसा रेफरल फी में नाइफ एन एंटिटी एन एजेंट एंड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड फी इट इज एंटाइटल्ड टू। ओके ठीक है, so जो हाँ, जो मेरे को फी मिलने वाला वो ऐसा मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। तो इसका भी प्रेजेंटेशन दो होता है, मतलब ये जो एजेंट के एज एजेंट एक्ट करके मेरे को मिलने वाला ना जो इनकम या रेवेन्यू, उसका भी दो सिचुएशन होता है। इधर तू मतलब क्या कर कि पूरा फॉर एग्जांपल रेवेन्यू पे रिकॉग्नाइज कर, जो भी जितना जो भी वैल्यू ऑफ एसेट तो एक्सचेंज होने वाला है, मतलब ना प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में, उसको वो जितना भी अमाउंट एक्सचेंज होने वाला है ना, उसको एज अ रेवेन्यू ट्रीट कर, और उसका जो कॉस्ट रहता है उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में रिकॉग्नाइज कर। या फिर तू सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, तू सिर्फ जो तेरा खुद जो रेवेन्यू एंटाइटल है ना फॉर एग्जाम्पल, उसको रिकॉग्नाइज कर। ओके, मैं शो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपन एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट का काम कर रहे हैं। ओके, और अपन कोई समझ लो, लेट्स सी मैं ऑडिट फर्म हूँ और मैं एक रेफरल दे रहा हूँ। ओके, किसी, ओके फॉर एग्जांपल केपीएमजी है और इधर पे टाटा टाटा एंड सन्स है। ओके, तो मैं ऑडिट फर्म हूँ और मैं मेरे फर्म का नाम है से पीजे पीजे एसोसिएट्स। ओके, मेरे फर्म का नाम है। ओके, तो केपीएमजी एंड टाटा टाटा एंड सन्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेफरल दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्म है, तो मैं इसको रेफरल दे रहा हूँ किसको, कि टाटा सन्स को मैं बोल रहा हूँ कि केपीएमजी से आप ये सर्विस प्रोवाइड करवा लो, ये सर्विस में बहुत अच्छा करता है। ठीक है, तो क्या करूंगा मेरे को, तो मैं क्या करूंगा अगर मैं एजेंट रहूंगा तो मेरे को केपीएमजी से कुछ ये मिलेगा। मैं केपीएमजी का रेफरल दे रहा हूँ तो मेरे को केपीएमजी से क्या कुछ फी मिलेगा, केपीएमजी इधर पे क्या है, प्रिंसिपल है और मैं क्या हूँ, एजेंट हूँ। ओके, ये क्या है, कस्टमर है। ओके, तो मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को कुछ रेफरल मिल रहा है, मैं रेफरल दे रहा हूँ, मेरे को केपीएमजी से मेरे को कुछ फीस मिलेगा। तो उसका प्रेजेंट फॉर एग्जाम्पल मेरे को केपीएमजी कितना फीस दे रहा है, 250, टू फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना केपीएमजी $250 का ऐसा रेफरल फी दे रहा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो सिचुएशन मैं जब इसको 250 को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करूंगा ना, तो मैं दो दो टाइप से रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, इधर रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल। तो अगर मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना ना, तो मेरे को दो सिचुएशन से मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। ओके, तो मेरे को कितना 250 का रेफरल मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्या क्या रिकॉग्नाइज कर दूंगा, इनकम फ्रॉम रेफरल, कितना 250। इधर मैं ये ऐसा रिकॉग्नाइज करता हूँ इनकम फ्रॉम रेफरल। या फिर मैं ऐसा भी रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये दोनों जो केपीएम जो टाटा सन्स के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, वो कितने का हो रहा है, से 5 मिलियन का। ठीक है, 5 मिलियन का ट्रांजेक्शन हो रहा है इनके बीच में सर्विस का। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे रेवेन्यू में कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, 5 मिलियन। और इसका जो कॉस्ट लगा रहेगा ना, ये सर्विस प्रोवाइड करने का कॉस्ट, मतलब सॉरी, मैं रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करूंगा, 5 मिलियन का। और मेरे को मिलना कितना वाला है, मेरे को मिलने कितना वाला है, $250 मिलने वाला है ना। तो इसका जो डिफरेंस है ना, जो ये दोनों का जो डिफरेंस रहेगा ना, 5 मिलियन माइनस $250 का, वो एज अ मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा।
तो एट द एंड मेरा वैल्यू कितना आने वाला है, 250 आने वाला। सो ये दो है प्रेजेंटेशन करने का तरीका। आंसर अपने को उतना ही आने वाला कि 5 मिलियन माइनस जो भी वैल्यू आए, मतलब ये मैंने मिलियंस में रखा है इसके लिए, ऐसा कुछ आने का। ठीक है, करके तो fine। तो इतना इतना मेरे को ऐसा कॉस्ट ऑफ सेल्स मिलने वाला, ठीक है। ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकग्नाइज करूंगा, इतना मेरे को एज अ एंड ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आएगा मेरा। एक ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा मेरा इतना। हाँ। ये दो प्रेजेंटेशन है, इधर मैं ऐसा प्रेजेंट कर सकता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट ऐसा प्रेजेंट कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है, ठीक है। ठीक है, वो ये हो गया। ओके, वारंटीज को अपन, वारंटीज को आप, हाँ ये देखिए इसका टू ट्रीटमेंट होते हैं। तो वारंटीज का जो भी है ना, मतलब ये वारंटीज का IS-37 प्रोविजन ये वगैरह, ये सब नीचे मैंने कवर किया है, मतलब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा, ओके नीचे, ठीक है। तो अपन स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में अपन क्या कर रहे हैं, अपन स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन प्राइस क्या कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन प्राइस ओके, अब क्या है ट्रांजेक्शन प्राइस।